अभी अभी गुलदार ने अटैक किया है। ये गुलदार ने इसने अटैक किया है। ये सुबह भी इसने अटैक किया था 2 लोगों पे, हमारे गांव के। सुबह भी अटैक किया था 2 लोगों पे। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, बहुत सीरियस मामला हो गया। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नेगी, आप देख रहे हैं द नेगी। आज हमारे साथ हैं टेकवीर नेगी जी, जो भारतीय सेना के पूर्व सैनिक हैं और वर्तमान अपने गांव में खेती कर रहे हैं। ये साक्षात्कार उनके जीवन की कहानी, सेना में उनकी यात्रा और तेंदुए के हमले से बचने की रोमांचक घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। आप जो है थोड़ा अपना परिचय दीजिए और अपनी जो है शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, पूरी की आपने, वो बताइए। मेरा नाम श्री टेकवीर सिंह नेगी जी है। मैं ग्राम भिक्कावाले का रहने वाला, इस्लाम नगर। और तकरीबन हम 1960 में हम यहाँ आ गए थे। मेरा जन्म भी 60 का हो रखा है जी, भिक्कावाले में। जी जी। भूतपूर्व सैनिक जो पहाड़ों पे थे लोग, यहाँ बस गए थे। और तकरीबन 5वीं तक तो हमारे भिक्कावाले में पढ़ाई हुई। उसके बाद 6 में कादराबाद और 10th तक मतलब स्कूल में पढ़ाई की, इंटर कॉलेज में पढ़ा। जी जी। वहाँ से तो यहाँ पे आप आपके दादाजी या फादर? हाँ, दादाजी रहते थे पहले। हाँ, उनको अलॉटमेंट उन्हीं को होता है यहाँ पे। हाँ, गांव के अंदर अलॉटमेंट हो रखा है जी। क्या नाम था दादाजी का आपके? देव सिंह नेगी। ठीक। तो चाचा जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी जो है इंडियन आर्मी में जब भर्ती हुए आप आर्मी के अंदर, तो आपकी प्रेरणा क्या रही और कौन से सन में आप भर्ती हुए? प्रेरणा सर ये थी, अब साथ के लड़के थे, ज्यादा हमने उस टाइम पे पढ़ाई का भी ध्यान नहीं दिया। और हाई स्कूल तक करके तकरीबन तो खेलते होंगे उस टाइम यहाँ पे? हाँ, स्पोर्ट्स भी खेलते थे, फुटबॉल, हॉकी। हम यहाँ फुटबॉल अपने गांव की तरफ से खेल, कहीं इधर उधर निकल गई, कहीं टीम खेलती थी तो उसमें खेलते थे। और 10वीं तक बस चॉइस थी। 10 के बाद फिर हम 2-3 लड़के बोले यार चलो, उस टाइम भर्ती ज्यादा परसेंटेज होते थे, भर्ती पढ़ाई कम करते थे। 10% करके सब भर्ती होने के चांस करते थे। तो हम लोग 2-3 लड़के इकट्ठे लाइन सिडोन गए, गांव के। हाँ, गांव के। कौन कौन थे हम बताएं? पृथ्वीधर मयाल जी से और मदन जुयाल जी थे हमारे साथ। अच्छा। तीनों हम एक दिन ही गए। उन दोनों का तो गढ़वाल राइफल में हो गया, मेरा बीजी में हो गया सिलेक्शन। अच्छा, तो कौन से सन में हुए लगभग? हम हुए थे 1960 में, नहीं 80 में। 1980 भर्ती? 1980 मई में। ठीक। तो क्या एज उस टाइम आपकी? उस एज रही होगी मेरी 21 के करीब। 21 साल के थे उस टाइम जो भर्ती हुए आप? 20-21। ठीक। तो चाचा जी, ये बताइए कि सेना में कार्यकाल के दौरान आपके अनुभव क्या क्या रहे और कौन से कितने साल जॉब करने के बाद जो रिटायरमेंट ली है आपने, कौन सन में ली है? सेना का अनुभव सर हमारा ऐसा है कि हम थे कोर में, बीजी में। तो उसमें टफ ज्यादा काम होता है। जैसे लड़ाई लग गई कहीं, या बॉर्डर पे जाना है तो माइन लगाना है, कहीं ब्रिज बनाना है, टास्क ज्यादा हार्ड ही होता है। हमारा लोहे का काम है पूरा। हम 3 साल तक तो हम सेंटर में रहते हैं, उसके बाद हम पोस्टिंग निकलते हैं। अच्छा है जी। ठीक। कितने साल लगभग जॉब की आपने यहाँ? जॉब मैंने 26 साल की। मैं 80 में भर्ती हुआ था, मई के महीने में। और 2006 मई में मैं आउट हो गया, रिटायरमेंट ले लिया 2006 में। हाँ, 26 साल। ठीक। तो चाचा जी, आप ये बताइए कि आपने जो है रिटायरमेंट के बाद, जैसे पुनर्वास की स्कीम्स होती हैं, उनके अंदर जॉब्स होती हैं, सरकार द्वारा कई जॉब्स मिलती हैं, तो वो ना करके आपने खेती करने का निर्णय क्यों लिया आपने? ऐसा सर 2006 में मतलब मैं रिटायर आया तो ग्रुप से ऑटोमेटिक जब रिटायर होता आदमी, उसके लिए कॉल लेटर इच्छुक पूछते हैं वो। पेड वर्क को भी, तुमने भाई आगे सर्विस करनी है, डीएससी में जाना है, किसी मतलब जो ट्रेड वर्क वाले हैं उन्होंने ट्रेड वर्क में भेजते हैं, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में। तो मेरे लिए भी आया था जॉब के लिए कलकत्ता से, मगर वो बहुत दूर था, जेसीबी का था। अच्छा। तो मैंने कहा सर मैं 26 साल तो ऐसे किया है, घर से दूर ही रहा हूँ, अब फिर अभी कलकत्ता बहुत दूर है। तो मैंने वो ना अपने कहा काफी सर्विस कर ली है, अपने बच्चों के साथ में अब घर में रहेंगे तो अपनी खेती करी, अपना ट्यूबवेल उसमें पानी, 25 बीघा जमीन, 50 बीघा है तो 2 भाइयों का 25-25 हिस्सा है, तो हो जाता अपना खर्चा उर्चा निकालने का। इस वजह से हमने जॉब किया खेती का। तो चाचा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप खेती कर रहे हैं गांव में अभी रह के,
तो आप खेती के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं यार? चुनौती तो सर इधर हमारी फर्स्ट मतलब ये उत्तराखंड के बिल्कुल सटे हुए दीवार के साथ ही हमारे खेत हैं। और दीवार तकरीबन 20 साल से ऐसी पड़ी हुई है, ये मीरापुर मालूनी से लेकर कालागढ़ डैम तक पूरी टूटी हुई है, जिसमें कि हाथी बाघ सभी चीज जानवर खुले खेतों में नुकसान कर रहे हैं और किसानों को भी डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा। और लाइट फेंसिंग का भी इधर नहीं हुआ, जो कि मीरापुर कल्लू वाला इधर नारायणा वाला इस शहर में इसमें काफी लाइटें लग गई है, हमारे इलाके में नहीं लगी अभी। सोलर लाइट नहीं मिली? सोलर लाइट नहीं लगी। और रात में लाइट भी नहीं हमारे यहाँ? रात को ट्यूबवेलों की लाइटें नहीं है। और अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2 हफ्ते पहले, अभी 2 हफ्ते पहले हाथी ने ट्रांसफार्मर जिसपे ट्रांसफार्मर लगता है 2 पोल के साथ, ये वो तोड़ रखा है। ये गिरा हुआ है सर, ये है वो सामने ये गिरा हुआ है, ये गिरा हुआ है। इसको करीब करीब 14 दिन हो गए हैं। 14-15 दिन हुए, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है अभी तक। रिपोर्ट कर रखी है इस तरह के जो कोई 5 पोल गिरे हैं चाची इधर। हाँ 5 पोल गिरे हैं, 5 पोल गिरा रखे हैं। और इसकी वजह से जो है खेतों में लाइट नहीं आ पा रही है। बिजली विभाग बोलते हैं जंगलात वाले पेमेंट करेंगे, अब जंगलात वाले कोई दे नहीं रहे हैं, ऐसी लाइट भी नहीं आ रही है खेतों में। 15 दिनों से मेरे ख्याल से गेहूं में पानी नहीं लग पाया ना? हाँ पानी नहीं लगा, भी गेहूं में पानी नहीं लगा किसानों के। 15 दिन हो गए कहीं गेहूं में पानी नहीं लगा। और ये बात जो है हम अपने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एसडीओ साहब हैं अंशुमन मित्तल जी, उनसे जो है उसकी लगातार कई बार फोन करके शिकायत कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि हमने एक्शन साहब से बात की है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी एक्शन इसमें नहीं हो पाया है। ना ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, ना ही ये पोल आए हैं, कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं हुई है। आपके सामने है, देख सकते हैं इसे, 15 दिन हो गए इसे। तो चाचा जी अब हम बात करेंगे उस दिन के बारे में जिस दिन आपके ऊपर जो है तेंदुए ने हमला किया था। तो आपने जो है किन किन कठिनाइयों का उस दिन सामना किया और अपनी जान कैसे बचाई, ये बताइए। उस दिन तेंदुआ दोपहर मॉर्निंग टाइम 12 बजे करीब भी पहले आया था वो। तो उसने कॉलोनी में कोई मोटरसाइकिल वाला था, वो जा रहा था, तो उसके उस मोटरसाइकिल पे उसने मोटरसाइकिल खड़ी करके भाग गया, उसके मोटर पे पंजे उंजे मारे उसने। ये नाला जो हमारा बनिया वाला का नाला था, इसमें निकलता हो। ठीक। तो फिर हमें पता चल गया कि यार एक दोपहर में इस पे अटैक किया उसने। तो फिर शाम को हमारे धान कट रहे थे, 2 दिन पहले से। मैंने कहा मैं शाम के देख आता हूँ मैं, मगर उस नाले से नहीं आया, मैं दूसरे रास्ते से अपने खेत के लिए आया। तो जब खेत के लिए आया तो अपना 2 एकड़ में स्कूटी खड़ी कर दी मैंने, और डंडा था मेरे पे 3-4 फीट का बांस का। तो जब मैं अपने खेत से एक खेत पीछे दूसरे खेत में इन कर रहा था, तो मेरे रो साला बाघ आ ही रहा था, मैं समझा बंदर है। अच्छा। और जब सामने आ गया 50 मीटर, तब देखा है तो बाघ है। और मुझसे ना हल्ला हुआ ना भागा गया, मैं खड़ा रहा। जब खड़ा रहा तो मैंने कहा अचानक हो गया, एकदम सामने स्तंभ हो गया और खड़ा हो गया मैं। जब बस उसने मेरे पंजा मारने की रेडी करी, तो मैंने एक हाथ आगे कर दिया, एक हाथ में डंडा था। जैसे मैंने फिर एक हाथ में उसने पंजा मारा, दूसरे से मैंने उससे डंडे से 2 तकड़े मार दिए उसके गर्दन पे। वो गिर गया वहां पे, मैं भी गिर गया, दोनों गिर गए। मतलब इतना तकड़ा मार दिया कि वो अटैक नहीं कर सकता था, कि मैं खड़ा होके चढ़ के गिर गया, उसके थोड़े जेबड़े पे तकड़े लग गए, बेहोश हो गया वो भी। बस उसे पता नहीं, मुझे 5 मिनट तक हम करते रहे आपस में दोनों। इतनी देर में कोई मोटरसाइकिल में घास लेके आ रहा था लड़का नीचे से, उसने देख दिया मुझे कि ये तो अंकल जी है खेत वाले। उसने आवाज दी तो मेरे खेत से फिर मजदूर आ रहे, काटाई कर रहे थे, वो आए, फिर उन्होंने मुझे बचाया। तो चाचा जी ये बताइए कि जब आपको हॉस्पिटल ले गए तो उसमें आपका खर्चा कितना आया था, और आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ा, क्या असर है इस टाइम पे? हॉस्पिटल मुझे सर यहाँ से काशीपुर नजदीक पड़ा था, तो मुझे रात को ले गए वो। शाम को मेरे मतलब गांव के लड़के आ गए थे, 2 पड़ोस के भी आ गए थे, और जीप लेके वो काशीपुर केवीआर पहले उजाला में ले जा रहे थे। और उन्होंने बोला हमारे पास ट्रीटमेंट है नहीं इतना तुम्हारे सर्जरी के लिए, तुम केवीआर में ले जाओ। तो केवीआर में ले गए हमें। 16 तारीख को मेरा केस हुआ था, 18 को मेरी सर्जरी हुई, मतलब पूरे टाके टूके लगाए। 2 दिन उन्होंने ऐसी, एक बार निशान दिखाओगे कपड़ा बांध के, एक बार जल्दी सामने ये पूरी ये सर्जरी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी सर्जरी का है। आपके नाक पे भी निशान था इधर? ये नाक कट गया था, कान कट गया था। ये सारे पंजे के निशान है, ये सारे पंजे के निशान है। ये इधर भी है, देखो ये
ये आंख पे यहाँ भी निशान है, ये पूरी आंख बच गई, मतलब इतना भयंकर पंजा मारा था पूरा सर पे, उनका पूरा सर अलग ही हो गया। हाँ पूरा सर पे रेडी हाँ। पूरा चेंज हो गया। तो लगभग कितना खर्चा आ गया था आपका केबीआर में? केबीआर में सर आ गया 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के आसपास खर्चा आ 1.5 लाख का आ गया। गया। अच्छा ठीक। तो चाचा जी मैं जानना चाह रहा था आपसे, इस घटना के बाद जो है वन विभाग ने आपकी कोई सहायता की, कोई मदद की? वन विभाग ने तो अभी तक सर कोई मदद नहीं करी। आज 3 महीने होने वाले हैं और जो मतलब वहाँ का के उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट, मतलब केबीआर के जितना भी पेमेंट है तुम्हारा उसका बिल ओरिजिनल बना के लाओ, वो भी हमने दे दिए थे। फिर एक बार आए बोला इसमें फिर आए बोले एक बार इसमें गवाह के साइन करा दो, फिर हमने गांव के 3-4 आदमियों को साइन करा के दे दिए। उसके बाद भी कुछ भी अभी तक पेमेंट बिल नहीं आया, हमारा कोई पेमेंट नहीं आया? नहीं आया कोई भी। ठीक है। और भाई आप कुछ करना चाह रहे हो? हम यही कह रहे हैं कि कम से कम मैं तो 3-4 बार इसकी केबल लिया है, हाथी ने 3-4 बार केबल तोड़ के, अभी भी ये है कि आप तो ट्रांसफार्मर सारी चीजें ये तोड़ ताड़ के हम खेती कैसे करें ये बताइए। जंगलात वालों की तरफ से तो कोई वो नहीं है। कोई मुआवजा मिला आपको जो फसल नुकसान हुआ मुआवजा आपका? तो कहाँ, अभी तो कुछ भी ना है। पहले भी दी हमने एप्लीकेशन जंगलात वालों की तरफ से, तो बिल्कुल किया है। और ये टूटे हुए भाई करीब 14-15 दिन हो गए हैं। 14-15 1 तारीख की रात को हुआ है, समझ लो। ये अभी तक जंगलात वालों की तरफ से कोई बोले कि हेडिल वाले लगाएंगे, हेडिल वाले बोल रहे कि जंगलात वालों की तरफ से लगेगा। ये है कि वो एस्टिमेट भेजेंगे तब हम ये वो है। हमारी तो अगली खेती भी बिल्कुल खत्म हो रही है। और अब ये जो है लाइट ना आने की वजह से जो ट्यूबवेल्स नहीं चल पा रहे हैं, वही उसी के चक्कर में तो हाथी है कि रात गेहूं को की लाइट फसल मिले, चाहे सिंगल फेस भी मिले, तो हाथी खंभों को नहीं चढ़ेगा। हाँ। है तो कम से कम रात में लाइट होनी रात चाहिए। में चाहे सिंगल फेस भी दे दे, चाहे ट्यूबवेल। और दूसरी बात ये है कि ये 22 गांव में जो है सोलर लाइट लगवाई गई है कार्बेट क्षेत्र में, और सिर्फ हमारे गांव में ही लाइट नहीं लगी है, जबकि सबसे ज्यादा संवेदनशील एरिया जो है हमारा भिक्का वाला ही है, ग्राम है। और इसके लिए जो है हम अंशुमन मित्तल जी से बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि लाइटें जो है हमारे यहाँ भी लगवाइए आप खेतों की साइड में। कुछ सोलर लाइट हमें मिल जाएंगी, कुछ हमें जो है जान माल की रक्षा में कुछ मदद मिलेगी, हमें जानवर भगाने में कुछ मदद मिलेगी। तो वो जो है इस पे भी जो है वो बार बार हमें आश्वासन दे रहे हैं, लगातार आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि आज लाइट आ जाएंगी, कल आ जाएंगी, 4 दिन बाद आ जाएंगी, लेकिन अभी तक जो है हमें एक भी लाइट जो है उनके द्वारा नहीं मिली। तो मेरा चाचा जी आपसे अगला सवाल ये है कि वन विभाग से जो है ना आप इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए क्या उम्मीद करते हैं, क्या कदम उठाना चाहिए वन विभाग को? कदम क्या है सर कि दीवार जो काफी 15-20 साल हो गए टूटी हुई, बिल्कुल बनी नहीं है। और सौर ऊर्जा लग जाती है इसमें किनारे 50-50 मीटर पे इधर, और गांव में तकरीबन मीरापुर, कल्लू वाले, नारायण वाले इधर को लगा दिए गए हैं, जबकि हमारे क्षेत्र में, इधर भिक्का वाले के क्षेत्र में नहीं लगे हैं। और रात को लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए ट्यूबवेलों में। हाथी इतने हैं, सिंगल फेस में भी हाथी तो पूरे तोड़ेगा तो उन्हें अपने आप ही करंट लगेगा। कुल मिला के जो है 3 से 4 मुद्दे हमारे मेन है। 3-4 मुद्दे मेन है। इसमें से एक सबसे पहला मुद्दा है कि दीवार जो है दीवार का, लाइट का पूरी तरह से मरम्मत और अच्छी बाड़बंदी हो जाए तो। दूसरा मुद्दा है कि जंगलात की एक चौकी बने यहाँ पे, ताकि जो है मुआवजे को हम आसानी से अप्लाई कर सकें। और तीसरी बात यह है कि रात में लाइट होनी चाहिए ट्यूबवेलों में। और चौथा ये कि जो सोलर लाइट जो लगाई गई है सारे गांव में आसपास की, वो सिर्फ भिक्का वाला छोड़ दिया गया। ये क्यों किया गया? यहाँ भी लाइट लगनी चाहिए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस घटना से आप लोगों ने क्या सीख ली, और आप नई पीढ़ी को जो है क्या सलाह देना चाहोगे? तो नई पीढ़ी तो सर ये है कि अब खेती जिस हिसाब से जानवर आ रहे हैं यहाँ रात को दिन को, उस हिसाब से तो मुश्किल ही है खेती। मतलब किसानों को इतना बच ही नहीं रहा है। बच्चे क्या करेंगे यहाँ? हम लोग के जानवरों का इतना आतंक है, फसल बची नहीं रही, तो हम तो लोन में तब डिफॉल्टर में गिने जा रहे हैं हम लोग। हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमें तो बाद में जमीनें बेचनी पड़ेगी सरकार। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि नई पीढ़ी को जो खेती में नहीं आनी चाहिए। खुद ही क्या बच रहा, हमें रात दिन कुछ भी करें, मतलब नौकरी करें, लेकिन खेती में क्या, खेती के भरोसे बैठना बेकार। तो दोस्तों, टेकवीर जी की कहानी हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में सामना करने की प्रेरणा देती है,
और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।